तो चलिए दोस्तों अपनी लिटरेचर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे एज ऑफ शेक्सपियर। इसके हम बेसिकली पोएट्री के जितने भी काम हुए थे, जितने इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, क्या क्या डिफरेंसेस थे, वो सब पढ़ेंगे। पोएट्री हम पूरा कवर कर लेंगे शेक्सपियर की एज का आज इस वीडियो से। फर्स्ट इज एलिजाबेथन एंड द अदर इज जैकोबियन, जो कि 1568 से 1603 और 1603 से 1625 तक चले हैं रिस्पेक्टिवली। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं एलिजाबेथन एज को। उसकी हम पोएट्री पढ़ते हैं। पहले एलिजाबेथन पोएट्री कहा जाता है जिससे। ये जो है ना बेसिकली सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, ह्यूमनिज्म, विगरस इमेजिनेशंस, इमोशनल डेप्थ, एरियल ग्रेसेस, इन सबको रिप्रेजेंट करती थी। इन सब के बारे में बात करती थी, पढ़ाती थी, लिखती थी। इस एज के जो राइटर्स थे वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा काम करते थे। तो इस समय क्या पता चलता है कि ये जो पोएट्री है ना वो अपनी एज के स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती थी। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं अब हम। फर्स्ट इज हाई कंसेप्शन ऑफ पोएट्री। सिडनी जो है हमारे सर फिलिप सिडनी, वो कहते हैं ऑफ ऑल साइंस इज आवर पोएट द मोनार्क। पोएट्री वाज नॉट जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। पोएट्री को क्या है, सिर्फ मनोरंजन का, हास्य का, इन सब का पात्र बनाया हुआ, लेकिन उस टाइम में ये नहीं होता था। पोएट्री सिर्फ हंसी मजाक के लिए, मौज मस्ती के लिए नहीं होती थी। वो सटायर्स की फॉर्म में भी होती थी, वो वर्सेस में भी होती थी। हम आगे पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों था। स्पेंसर प्रोक्लेम दैट हीरो एंड फेमस पोएट्स गो साइड बाय साइड, यानी कि जो कलाकार होते हैं, जो हीरो होते हैं, जितनी इंपॉर्टेंस आज उन्हें मिलती है उतनी ही फेमस जो पोएट्स होते हैं उन्हें भी मिलनी चाहिए। स्पेंसर, मार्लो, शेक्सपियर हैड द इमेंस पावर टू एक्सॉल्ट एंड सब्लिमेट द रीडर्स ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट इज स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि आपको बताया था ना कि जो 15th सेंचुरी की जो एज थी वो बहुत एक ब्लैक एज थी, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। सिविल वॉर्स की वजह से, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसकी वजह से लिटरेचर ड्रॉ नहीं कर पाया था। लेकिन अब उस सब से हमें आजादी मिल गई थी। शेक्सपियर की एज आते आते, जो हमने रेनेसां पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें हमने यही पढ़ा था ना कि कैसे हम आगे बढ़े थे ब्लैक एज से। और रेनेसां के बाद जब लिटरेचर पहुंचा इंग्लैंड तो शेक्सपियर की एज शुरू हो गई, लिटरेचर का फलना फूलना शुरू हो गया। तो स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस में जो है कि पोएट्स रिफ्यूज टू फॉलो सेट रूल्स ऑफ पोएटिक कंपोजिशंस, कि भाई वो जो लिखे पढ़े रूल्स थे ना उन्हें फॉलो नहीं करना चाहते थे। न्यू पोएटिक डिवाइस एंड न्यू लिंग्विस्टिक मोड्स ऑफ एक्सप्रेशंस डेवलप्ड। ऑब्वियसली अगर कोई अपना काम करना चाह रहा है थोड़ा अलग तरीके से तो नई चीजें डेवलप होंगी। फोनेटिक वैल्यू ऑफ वर्ड्स इन लिरिक्स वाज रिकॉग्नाइज्ड। न्यू स्टैंजा फॉर्म भी इंट्रोड्यूस हो गई थी इस टाइम पे। द नेक्स्ट इज वेरिड पोइटिकल फॉर्म्स, जैसे लिरिक्स, एलिगी, इकोलॉग, ओड, सोनेट, मैड्रिगल, ये सब के अटेम्प्ट्स होने लगे थे। इनके जो फॉर्म है उनमें लिखने लगे थे अब पोएट्स। अब हम मेन डिविजन्स देखते हैं पोएट्री के क्या क्या थे एलिजाबेथन एज में। फर्स्ट इज लव पोएट्री। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती थी, रोमांस, इमेजिनेशन, यूथफुल विगर, ये सब इसके थीम्स होते थे। ये याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लव पोएट्री के थीम्स क्या थे। अब लव पोएट्री के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स थे एलिजाबेथन एज के, वो हैं आपके सामने, जैसे सर फिलिप सिडनी का एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, एडमंड स्पेंसर का एमोरिटी, डैनियल का डीलिया, मार्लो का हीरो एंड लैंडर और शेक्सपियर का वीनस एंड एडोनिस। ये जो पर्टिकुलर वर्क्स है ना ये सब याद रखना आप लोग, ये किस एज में आए थे पर्टिकुलरली। जैसे शेक्सपियर की एज के अंदर भी ये एलिजाबेथन पोएट्री, जो एलिजाबेथन एज थी उसके ज्यादा क्लोज थे। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो पोएम्स इस एज में चलती थी वो थी पैट्रियोटिक पोएम्स। इट वाज अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री। अब इसके भी जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे वार्नर का एबियंस इंग्लैंड, डैनियल का सिविल वॉर ऑफ यॉर्क एंड लंकास्टर, ड्रेटन का द बैरन वॉर एंड द बल्लाड्स ऑफ एजिनकॉर्ड। उसके बाद हम आते हैं फिलोसफिकल पोएम्स पे, जैसे ट्रेजेडीज जो थी शेक्सपियर की, रिप्रेजेंट करती थी जो एस्पेक्ट होता था ना उस टाइम के नेशनल जो लाइफ थी उसको। ब्रूक्स पोएम ऑन ह्यूमन लर्निंग्स, ऑन वॉर्स, ऑन मोनार्की, ऑन रिलीजन, उन सब के अंदर क्या था, एक फिलोसफिकल लर्निंग थी, यानी वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वो हमें कुछ सिखाती भी थी। नेक्स्ट इज satirical poems. They came into existence after the decline of imaginative vigor towards the end of Elizabethan
रेंज। एलिजाबेथ जो एज है वो जब खत्म हो रही थी ना, तो उस टाइम तक क्या हुआ, इमेजिनेटिव जो विगर था वो भी डिक्लाइन पे चला गया था। अब कोई चीज डिक्लाइन पे जा रही है तो उसको रिप्लेस भी करे कोई, उसको रिप्लेस किसने करा, सटायरिकल पोएम्स ने। डॉन सटायर एंड ड्रमंड सोनेट्स आर ग्रेट एग्जांपल ऑफ सच पोएट्री। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कौन है इसके अंदर, डॉन और ड्रमंड। और जो एक इनका कैरेक्टरिस्टिक था वो था ओरिजिनलिटी। अब उसको पढ़ते हैं कि भाई क्या ओरिजिनल होता था ऐसा। पोएटिक प्रोडक्शन वाज नॉट इक्वल टू ड्रामेटिक प्रोडक्शंस इन दिस एज। ये तो सच है, क्योंकि शेक्सपियर की एज में ड्रामा ने जितना ग्रोथ किया उतना पोएट्री कहीं नहीं कर पाई थी। Early Italian and classical influences were immense, and poetry depicts typical British character. Passion for poetry was absorbing, and the outcome was equal to expectations. तो अब आते हैं दोस्तों हम जैकोबियन पोएट्री पे। जब जेम्स वन रूल करते थे ना इंग्लैंड के ऊपर, उस पीरियड के अंदर ये ज्यादा चलती थी। During these times, life gaiety was lost. Sadness आ गई थी। ह्यूमन नेचर जो है ना वो एविल हो गया था, यानी दुष्ट हो गया था। सोसाइटी वॉज वाइटेटेड। हार्श साइनिकल रियलिज्म जो था वो अब उभरने लगा था। पोएट्री जो है वो सेल्फ कॉन्शियस होने लगी थी और पोएट्स मोरलिटी शो करने लगे थे, यानी मोरल होने लगे थे। अब इस एज के जो कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं ना उनको देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट इज सर फिलिप सिडनी। इनका जन्म हुआ था सन 1554 में और इनका डेथ हुई थी ईयर 1586 में। ये जो है ना ऑक्सफोर्ड में पढ़े लिखे थे और इन्हें जर्मनी भेज दिया गया था पॉलिटिकल मिशन पे 1577 में। अब राइटर हैं तो उन्हें पॉलिटिकल मिशन पे क्यों भेजा गया, क्योंकि ये एलिजाबेथन कोर्ट जो था उसका भी एक हिस्सा थे और ये बड़ा ना उत्सुक थे, बड़े इंटरेस्ट दिखाते थे जो इंग्लिश पावर है ना उसको समुद्र के ऊपर बढ़ाने में, यानी कि जो इंग्लैंड की नेवी है ना उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं सर फिलिप सिडनी का बहुत अच्छा रोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो क्वीन एलिजाबेथ वन जिनके नाम पे ये एज भी है वो इन्हें बहुत अपने खास मानती थी और उन्होंने इन्हें कहा था कि ये उनके क्राउन जो है ना उसके एक ज्वेल की तरह है, यानी अपने क्राउन के एक हीरे के समान मानती थी उन्हें, वन ऑफ द ज्वेल्स ऑफ अ क्राउन। इनके तीन बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, अर्केडिया जो कि 1590 में आया था, अपॉलोजी फॉर पोएट्री जो 1580 में आया था और एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो 1593 में आया था। जो हमारे राइटर रिकेट हैं वो सिडनी के बारे में कहते हैं कि लेस ब्रिलियंट देन मार्लो, लेस विटी देन लिली, बट इंफीरियर टू स्पेंसर इन ग्लैमर। ये कोट्स ना दोस्तों याद रखना क्योंकि ये नेट में पूछे जाते हैं बार बार। तो ये अगर आप याद रखोगे कहीं नोट करके आप दीवार पे चिपका लिया, आते जाते पढ़ ले किसने कहा और किसके बारे में कहा, तो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट हम आते हैं एडमंड स्पेंसर पर। इनका जन्म हुआ था 1552 में और 1599 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्हें जो है ग्रेटेस्ट नॉन ड्रामेटिक पोएट भी कहा जाता है और जो इनका पहला वर्क था ना शेफर्ड्स कैलेंडर जो 1579 में आया था वो इस एज का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और इनका जो सबसे फेमस जो वर्क हुआ था वो था फेयरी क्वीन। और बाकी जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो आपके सामने हैं, जैसे मिसलेनियस पोएम जो 1591 में आया था, कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन, एमोरिटी, एपिथेलमियन 1595 में पब्लिश हुआ था, प्रोथेलमियन जो 1596 में उसके एक साल बाद पब्लिश कराया गया था, फॉर हिम्स 1596 में। और इनका सबसे फेमस सबसे लोकप्रिय जो वर्क था वो था फेयरी क्वीन। इन्हें ही सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर याद रखना दोस्तों कि सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे कहा जाता है, एडमंड स्पेंसर को। स्पेंसर को ही ना पोएट्स ऑफ पोएट भी कहा जाता है, यानी कवियों का कवि किसे कहा जाता है, एडमंड स्पेंसर को। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम रेनेसां के जो पाए गए थे इनकी पोएट्री में, जो रिलेट करते थे रेनेसां और पोएट्री स्पेंसर की। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, लव फॉर एक्टिव लाइफ, सेंशियसनेस, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लर्निंग्स, ह्यूमनिज्म, इमेजिनेशन, लव ऑफ ब्यूटी। और रिफॉर्मेशन के जो कुछ कैरेक्टर्स इनके पोएट्री में थे वो थे क्रिश्चियन मोरालिटी एंड प्रोटेस्टेंटिज्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब हम देखेंगे कि स्पेंसर की पोएट्री में वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिससे जो दूसरे पोएट्स थे ना वो बड़े इन्फ्लुएंस हुए थे। जैसे जो इनका सेंशियसनेस और इमेजिनेशन का जो यूज था ना वो बहुत फैसिनेटिंग होता था, जिसको बहुत सारे राइटर्स ने कॉपी किया।
इनकी एक बड़ी स्प्लेंडेड इमेजिनेशन थी, यानी ये बहुत अलग सोच विचार करते थे। लॉफ्टी मॉरल प्योरिटी, सीरियसनेस एंड डेलिकेट आइडियलिज्म, इनका जो स्टाइल था, वर्सिफिकेशन था, जो ये परफेक्ट मेलोडी को दिखाते थे अपनी पोएट्री में, वो बहुत काबिल तारीफ था। इसीलिए बहुत सारे पोएट्स इन्हें फॉलो करते थे। डाउडन जो है वो इन्हें द राफल्स ऑफ पोएट भी कहते हैं। किसने कहा इन्हें द राफल्स ऑफ पोएट? डाउडन को। किसको कहा है? और ये एडमंड स्पेंसर के लिए। अब हम आते हैं दोस्तों इरोटिक पोएट्री पे। भाई पोएट्री है, जो बताया था ना आपको, बहुत सारे टाइप की पोएट्री चलती थी, तो उन्हीं में से एक हिस्सा है इरोटिक पोएट्री। जो इरोटिक पोएट्री थी ना, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी उस टाइम इटालियन सेंसुअलिटी से। ये एक पॉइंट है कि याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स देख लेते हैं हम इरोटिक पोएट्री के। पहले हैं हमारे क्रिस्टोफर मार्लो। इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क था हीरो एंड लैंडर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे और इनकी डेथ हो गई थी। और उसे कंप्लीट किसने किया था? जॉर्ज चैपमैन ने। ये जो दोनों है ना, क्रिस्टोफर मार्लो और जॉर्ज चैपमैन, इनके अंदर बड़ी ग्रेट स्किल थी। एफिशिएंटली यूज करते थे ये वर्ड्स और इमेजेस को। इमेजरी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। वोलप्टस डिटेल्स थी ना जो फीमेल्स की, वो लेकिन इतने अच्छे से शो नहीं कर पाए थे, और इसीलिए इसे डिमोरलाइज्ड स्पेंसर भी कहा गया। अब जॉर्ज चैपमैन ने सिर्फ हीरो एंड लैंडर ही जो कंप्लीट नहीं की थी, उसके अलावा उन्होंने इसके काफी वर्क्स जो हैं उसे भी ट्रांसलेट किया था, जिसमें दो बड़े फेमस वर्क्स हैं, इलियाद जो 1611 में पब्लिश हुआ था और ओडिसी जो 1613 में हुआ था। और इसके अलावा चैपमैन ने कुछ जो सोनेट्स थे ना, वो भी कंप्लीट किए थे, वो भी बनाए थे। और दूसरा जो हमारे पास इरोटिक पोएट्री में इंपॉर्टेंट नाम आता है वो है विलियम शेक्सपियर का। इन्हें ही ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स कहा जाता है, क्योंकि इनसे बड़ा ड्रामा लिखने वाला आज तक ना पैदा हुआ है और ना कभी हो पाएगा शायद। लेकिन इनकी दो बड़ी नैरेटिव पोएम्स भी थी जो इस टाइम पे बहुत लोगों ने पढ़ी फेमस हुई। पहली है वीनस एंड एडोनिस जो कि 1593 में पब्लिश हुई थी, और सेकंड है द लेप ऑफ लुक्रीज जो 1594 में पब्लिश हुई थी। अब हम देखते हैं इस एज के सॉन्ग्स और लिरिक्स। इन्हें गोल्डन एज ऑफ सॉन्ग्स एंड लिरिक्स भी कहा जाता है। इट वाज द एज ऑफ रोमांस व्हिच आल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ सॉन्ग्स एंड लिरिक्स। मेन थीम क्या होती थी इसमें? जो सॉन्ग्स होते थे और लिरिक्स होते थे उनकी पैट्रियोटिज्म, वॉर, रेवलरी, मेटाफिजिकल, फिलोसॉफिकल और लव। एलिजाबेथन्स जो है ना, वो म्यूजिक से बहुत प्यार करते थे। लिरिक्स एंड म्यूजिक वाज क्लोजली रिलेटेड। लव ऑफ द म्यूजिक कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ लिरिक्स। इट वाज एन एज ऑफ रोमांस व्हिच आल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लिरिसिज्म। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं सॉन्ग्स और लिरिक्स के फॉर्म में जो थे शेक्सपियरियन एज में, वो आपके सामने है। टोटेल्स मिशलेनी जो 1557 में पब्लिश हुआ था। द पैराडाइज ऑफ डेंटी डिवाइसेस 1576 में आया था। द हैंडफुल ऑफ प्लीजेंट डिलाइट्स, द फीनिक्स नेस्ट, द पैशनेट पिलग्रिम और इंग्लैंड्स हेलिकन जो 1600 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा फिलिप सिडनी के, मार्लो के और शेक्सपियर के कुछ फेमस सॉन्ग्स थे जो याद रखना बहुत जरूरी है, जो कि हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर फिलिप सिडनी के, जो कि हैं To you all songs of praise is due. Only joy, now here you are. Ring out your bells. मार्लो का एक बड़ा फेमस जो सॉन्ग था वो है Come live with me and be my love. शेक्सपियर के जो फेमस सॉन्ग्स थे अब वो देख लीजिए। Under the greenwood tree, Autolycus in the winter's tale, Tell me where is fancy bread, The merchant of वेनिस। अब हम आते हैं इस एज के जो सोनेट्स थे उनके ऊपर, और जो इम्पोर्टेंट सोनेटियर्स थे उनको भी पढ़ेंगे। ओरिजिनेटेड इन इटली इन द 14th century, रीच्ड इंग्लैंड इन द 3rd decade। जो हमारे व्याट हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पेट्रार्कन मॉडल सोनेट्स का, लेकिन जो सरे थे हमारे, उन्होंने एक नया ही फॉर्म बना दिया था जिसको बाद में शेक्सपियर ने अपने काम में इतना ज्यादा यूज किया कि उसको एकदम निचोड़ दिया। एलिजाबेथन सोनेट्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लेंडर एंड डलनेस। अब हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कुछ जो सोनेट्स थे उनके। फॉरेन इन्फ्लुएंस। इस टाइम पे जो सोनेट्स लिखे जाते थे ना, वो ज्यादातर इटालियन और फ्रेंच पोएट्स से
कॉपीड या इन्फ्लुएंस होते थे। पेट्रार्क की अभी डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसको इतना पढ़ा लिखा नहीं गया था। फ्रेंच सोनेटियर्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू विगर इन sonnets. Variety of themes. Love and religion were two main themes. Love was mostly of conventional type. Artificiality in these sonnets got them criticized. अब क्रिटिसिज्म क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे जो लव था ना, वो किस टाइप का होता था कि द लेडी टू होम द सोनेट इज यूजुअली एड्रेस्ड इज कोल्ड एंड क्रूअल, यानी कि जो लड़की है वो हमेशा क्रूअल होगी, वही गलत होगी। The lover laments, rages, and is frequently at the point of death. There is an artificiality in Elizabethan sonnets. The sincerity of emotions and passions is doubted. Sir John Davies called them the bastard sonnets. Reflection of the spirit. Illustrates the temper of the age. Did not write original transcriptions. मतलब कि जो इस टाइम पे जो हमारे राइटर्स थे ना, वो ओरिजिनल तो कुछ लिख नहीं रहे थे, जो आपको बताया था वो इन्फ्लुएंस थे इटालियन से और फ्रेंच से। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट सोनेटियर्स के बारे में, उनके क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। इसमें हमारे पास पहला नाम आता है सर थॉमस वाटसन का, अर्लीस्ट एलिजाबेथन सोनेटियर, ये याद रखना। मार्क द प्रोग्रेस ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, translated all Petrarch sonnets to Latin. In 1582 published 100 passions or poems of love. ये passion या poems of love कुछ भी आ सकता है नेट में, याद रखना ये किसने पब्लिश किया था? थॉमस वॉटसन ने। कब पब्लिश किया था? 1582 में। और इसका जो सेकंड वॉल्यूम था द टीयर्स ऑफ फैंसी और लव डिस्टेंट, ये भी इन्होंने पब्लिश किया था इसके एक साल बाद 1583 में। अब हम पढ़ते हैं सर फिलिप सिडनी के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया था इनका स्ट्रोफेल एंड स्टेला जो है ना, वो इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था। क्यों था? बिकॉज इट मार्क द रियल बिगनिंग ऑफ सोनेट्स। फिलिप सिडनी जो है ना, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे पेट्रार्क से। हिज सोनेट्स आर एन एफ्यूजन ऑफ पर्सनल पैशन। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू इंडिकेट द लिरिक्स कैपेसिटी ऑफ द सोनेट्स। कौन थे वो? सर फिलिप सिडनी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडमंड स्पेंसर के बारे में। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था वो था अ थिएटर फॉर वर्डलिंग्स, जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था बेली, मैरेट एंड सिडनी से। Only a few of his early sonnets embody original ideas or betray complete freedom in handling all conceits. Spenser broke new ground in sonnets, writing with the publication of Amorati, जो इनका दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क था। इसके अंदर एक कलेक्शन था 88 सोनेट्स का, जिन्हें एड्रेस किया गया था एलिजाबेथ बोyle को, जो कि इनकी वाइफ थे। नेक्स्ट हम आते हैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर। ही इज द मोस्ट प्रीशियस पर्ल ऑफ एलिजाबेथन लिरिसिज्म। ही प्रिफर्ड स्पेंसरियन पैटर्न्स, दैट इज 3 डेकासिलेबिक क्वार्टेन्स, ईच राइमिंग अल्टरनेटिवली, यानी एक के बाद एक अलग अलग राइम करते थे, and a rhyming couplet in the end to complete it. Thomas Thorpe in 1609 printed 154 sonnets of Shakespeare. ये याद रखना, ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है कि 154 सोनेट्स जो थे शेक्सपियर के, वो किसने पब्लिश किए थे? थॉमस थॉर्प ने। शेक्सपियर का जो स्पेशलिटी थी ना, वो थी कि रेयर ब्यूटी ऑफ इमेजेस, फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ स्टाइल एंड वर्सिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं हम हेनरी कॉन्स्टेबल के ऊपर। His sonnets are remarkable. क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा और बहुत रेयर तरीके से यूज कर पाते थे मेलोडी, ब्यूटी। स्पेंसर का जो सेंसुअसनेस था, उनको भी इन्होंने अपना एक अलग टच दिया था, जो लोगों को बहुत पसंद आता था। और इनकी राइटिंग में जो चार्म था ना, वो इन्हें रिमार्केबल बना गया। नेक्स्ट हम आते हैं डैनियल के ऊपर। He was influenced by foreign poets, especially Tasso. सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था इनका, जो कि है द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स डीलिया। लैंग्वेज जो थी इनकी वो प्योर थी और वर्सिफिकेशन एकदम करेक्ट होता था। जो इनका वर्क है ना डीलिया, वो बेस्ड है कन्वेंशनल थीम ऑफ लव के ऊपर एंड हैज टॉप डिवाइसेस ऑफ कंटेम्परेरी सोनेट राइटिंग। ही रोट सोनेट्स विदाउट कन्विक्शन एंड विदाउट अ रियल मिस्ट्रेस टू सिंग। शी whom he implores remains invisible, inaccessible, called, unknown and absent. As a linguist and versifier,
He deserves praise. The language of his sonnets is pure and versification is correct. अब हम आते हैं Drayton के ऊपर. Drayton is a distinguished sonneteer. His sonnet sequence idea symbolizes the Platonic idea of beauty, which was notably familiar to Du Bellay in France and to Spenser in England. इसके अलावा इन्होंने 42 sonnets लिखे. He for the first time imported a dramatic sense to sonnet writing. Sonnets were artificial and lacked true passion. अब ड्रेटन की भी जो राइमिंग स्कीम थी ना, वो सिमिलर ही होती थी शेक्सपियर से, जो कि है 3 क्वार्टरेंस एंड अ राइमिंग कपलेट. अब हम इस एज के वर्स एंड सटायर्स को पढ़ते हैं. वर्स और सटायर जो है ना, वो अभी परसुएसिव फॉर्म में थे इस टाइम पे. ओरिजिनल जीनियस इज लाइक डन वर इमिटेटिव टू, यानी वो भी किसी न किसी को नकल कर रहे थे. सटायर लैक्ड पॉइंटेडनेस, यानी किसी की तरफ डायरेक्ट टारगेट करने वाला जो काम होता है ना, वो अभी अच्छे से नहीं हो पा रहा था. ए सटायरिस्ट वाज ईदर ए रिफॉर्मर और ए मैन विद ग्रीवेंस. मेन सटायरिस्ट जो थे वो थे एडमंड स्पेंसर. इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द शेफर्ड्स कैलेंडर, रूइंस ऑफ टाइम, मदर हबर्ड्स टेल. मदर हबर्ड्स टेल जो है ना इनका, वो बिटरेस्ट पॉलिटिकल सटायर भी कहा जाता है. इसके बाद जॉन डन. His satire were bitter, original and pointed. Adopted Horatian method of anecdotal satires. Exposed wretchedness of courtiers, magistrates and legislatures. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लैक एज के बाद आ रहे थे, लेकिन अभी भी जो लॉ है ना, वो इतना ज्यादा सभी के लिए सेम नहीं था, और वो क्या था, बहुत ज्यादा करप्शन था. जॉन डन ने जो है ना अपने सटायर्स में इसको बहुत ज्यादा दिखाया, बहुत लोगों को बताया और इनका खुलासा किया एक तरीके से. लास्ट इंपॉर्टेंट जो राइटर हैं वर्स एंड सटायर्स में, वो है बेन जॉनसन. ही सटायराइज्ड नॉट ओनली द डिफेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी बट आल्सो द लीडिंग लिटरेरी पर्सनालिटीज. इनके 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, एपिग्राम्स, द फॉरेस्ट और अंडरवुड्स. तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी एज ऑफ शेक्सपियर की जो पोएट्री है ना, वो कैसे कैसे फॉर्म्स में यूज हुई, कहाँ यूज हुई, किसने किस फॉर्म को बढ़ाया, किसी ने किसी को शुरू किया, वो सब मैंने आपको इस वीडियो से दिखाया. ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एज ऑफ शेक्सपियर के प्रोज के बारे में. अच्छे से सबको पढ़ेंगे, राइटर्स को, जो जितने वर्क्स थे उनको समझेंगे, कौन सा वर्क कब आया, कितने इंपॉर्टेंस थे उनकी नेट के रिगार्डिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा. ये वीडियो यहाँ पे अब खत्म होती है. अच्छे से पढ़ना, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना. तब तक अपना ध्यान रखें, आसपास वालों का भी ध्यान रखें. टेक केयर गाइस, थैंक यू.